हेलो दोस्तों, इसके अंदर हम आगे के एमसीक्यूज़ करेंगे एविडेंस सेट के। जैसे कि पहले हम 200 के अराउंड एमसीक्यूज़ कर चुके हैं और सीआरपीसी के एमसीक्यूज़ खत्म कर चुके हैं। अब हम एविडेंस सेट के कर रहे हैं और इसके बाद आईपीसी के एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या पूछ रहा है। द प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 126 ऑफ एविडेंस एक्ट एक्सटेंड टू, जो प्रोटेक्शन है 126 की, जिसको हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसके बारे में पूछ रहा है कि वो एक्सटेंड होती है किसके तक। कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल डिज़ाइन, तो इस पे तो ये नहीं होती किसी इलीगल डिज़ाइन के ऊपर। एनी फैक्ट ऑब्जर्व शोइंग द कम्युनिकेशन ऑफ एनी ऑफेंस और फ्रॉड कमिटेड सिंस कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ये भी नहीं होती। तो मतलब नीदर ए नॉर बी इसका आंसर है, डी ऑप्शन ठीक है। फिर पूछ रहे हैं ना, कंप्लाइज इज कम्पिटेंट विटनेस, की कंप्लाइज जो होता है वो एक कम्पिटेंट विटनेस होता है कौन से सेक्शन के अंदर। तो एक कंप्लाइज जो होता है वो कम्पिटेंट विटनेस बन जाता है सेक्शन 133 के अंदर। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। इसके अंदर हमें सीआरपीसी का सेक्शन 306 और एविडेंस एक्ट का अगर सेक्शन 30 साथ में पढ़े तो हमें और अच्छे से समझ आता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर 218 के अंदर पूछते हैं अकम्प्लाइज इज अ पर्सन। अब पूछ रहा है कि अकम्प्लाइज कौन होता है। अकम्प्लाइज इज अ पर्सन हु पार्टिसिपेट इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम फॉर विच द एक्यूज हैज बीन चार्ज। तो ये ऑप्शन इसका ठीक है कि अकम्प्लाइज कौन होता है, वह व्यक्ति होता है जो कमीशन ऑफ क्राइम के अंदर एक्यूज के साथ पार्टिसिपेट करता है या जिसके ऊपर चार्ज लगा हुआ होता है, तो उसी को हम अकम्प्लाइज बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछता है टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लाइज बिफोर इट इज एक्सेप्टेड एंड एक्टेड अपॉन, की जो टेस्टिमनी होती है एक अकम्प्लाइज की, उसके एक्सेप्ट होने से पहले या उसके ऊपर एक्ट होने से पहले हमें क्या करना ज़रूरी होता है। तो हम क्या करते हैं कि उसको कोरोबोरेट करते हैं किसी ऐसे सोर्स से जो कि जिसके ऊपर वो दबाव ना बना पाए। तो ऑप्शन ए देता है कि मस्ट बी कोरोबोरेटेड फ्रॉम द टेस्टिमनी ऑफ अदर अनकम्प्लाइज, ये ऑप्शन गलत है। मस्ट बी कोरोबोरेटेड फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट सोर्स, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है कि वो एक ऐसी जगह से कोरोबोरेट किया जाता है कि वो जो बात बोल रहा है जो कि कोई इंडिपेंडेंट सोर्स से हो। फिर पूछता है क्वेश्चन एज टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, की क्वेश्चन पूछता है कि जो एडमिसिबिलिटी है एविडेंस का उसके बारे में पूछ रहा है कि शुड बी डिसाइडेड एज दे अराइज, शुड बी रिजर्व अंटिल जजमेंट, मे बी। तो ये तभी ये हो जाता है जब वो अराइज होती है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है 220 का। फिर पूछते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ विटनेस, की जो एग्जामिनेशन इन चीफ है विटनेस का, शैल बी by the party calling the witness, shall be by the adverse party, both A and B, या either A और B। तो इसके अंदर हम देखें तो एग्जामिनेशन ऑफ चीफ ऑफ विटनेस जो होता है वो कौन करता है, जो व्यक्ति उसको एज ए विटनेस के तौर पर बुलाता है। इसका प्रोसीजर हमने सही से करा हुआ है कि डिस्कस किया हुआ है, उसको आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन इन चीफ कौन करता है, फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है, तो उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछता है री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। अब एक बार जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया तो उसका री एग्जामिनेशन कौन करता है, जिस व्यक्ति ने उसको बुलाया होता है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, उसको दोबारा से एग्जामिन कर सकता है। फिर पूछता है री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कैन बी डन, जो री एग्जामिनेशन है एक विटनेस का वो किया जा सकता है आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ चीज बट बिफोर क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये ऑप्शन गलत है, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद होता है, आफ्टर एग्जामिनेशन एंड चीफ एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा रीडेबल नहीं है, हम 225 देखते हैं। 225 के अंदर पूछता है री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में पूछता है। री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में पूछ रहा है कि कैन बी फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग लेफ्ट ओवर इन द एग्जामिनेशन इन चीफ, कैन बी फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग द मैटर रेफर्ड इन द क्रॉस एग्जामिनेशन। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है कि री एग्जामिनेशन हम किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। फिर पूछता है आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस द एडवर्स पार्टी हैज अ। अब जब एक बार री एग्जामिनेशन हो जाती है विटनेस की, तो जो एडवर्स पार्टी होती है उसके पास क्या राइट होता है कि वो उससे फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है, लेकिन तभी कर सकती है जब कोई न्यू मैटर जो है इंट्रोड्यूस हो जाए उस री एग्जामिनेशन के अंदर। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछते हैं ड्यूरिंग री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। अब जब एक बार ही उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, फिर री एग्जामिनेशन जब होता है तो उस दौरान पूछ रहा है कि अ न्यू मैटर कैन बी इंट्रोड्यूस एज अ मैटर ऑफ राइट जनरली, अ न्यू मैटर कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है कि अगर कोई न्यू मैटर इंट्रोड्यूस करना है तो वो सिर्फ कोर्ट की परमिशन से ही हो सकता है। फिर पूछता है अ को डिफेंडेंट, जो को डिफेंडेंट होता है ना केस जिसके ऊपर साथ में केस चल रहा होता है, उसके बारे में पूछ रहा है कि कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन बाय अनदर को डिफेंडेंट, की उसको नहीं किया जा सकता, तो उसको किया जा सकता है दूसरे डिफेंडेंट के द्वारा जब उस जो दूसरी पार्टी है उसका कोई ऐसा इंटरेस्ट उसमें से आ रहा हो। तो बी में पूछता है कैन बी क्रॉस एग्जामिन बाय अनदर डिफेंडेंट इफ देयर इंटरेस्ट आर आइडेंटिकल
कैन बी क्रॉस एग्जामिन बाय अनदर और डिफेंडेड व्हेन देयर इंटरेस्ट एडवर्स टू द ईच अदर। तो ये ऑप्शन ठीक है कि जब उन दोनों का इंटरेस्ट जो होता है एक दूसरे से एडवर्स होता है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। उसके बाद हम 229 के ऊपर आते हैं। यहाँ पे पूछता है लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग। जो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो कब पूछे जा सकते हैं? वो क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त पूछे जा सकते हैं लीडिंग क्वेश्चंस जो होते हैं। अब लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसको आप वीडियो चेक कर सकते हैं। उसके बाद पूछता है कोर्ट कैन परमिट लीडिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ, की जो कोर्ट है वो एग्जामिनेशन चीफ के दौरान लीडिंग क्वेश्चन अलाउ कर सकता है इन चीफ और री एग्जामिनेशन। कब कर सकता है? इफ दे रेफर टू द मैटर विच आर इंट्रोडक्टरी, ठीक है। इफ दे रेफर टू द मैटर विच आर अनडिस्प्यूटेड, ये भी ठीक है। इफ दे रेफर टू द मैटर विच आर सफिशिएंटली प्रूव, तो इसके सारे ही ठीक हैं। इफ दे रेफर टू इधर ए और बी और सी, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। उसके बाद पूछता है 231 के अंदर अ लीडिंग क्वेश्चन हैज बीन डिफाइंड एज अ क्वेश्चन सजेशन द आंसर ऑफ विच द पर्सन पुटिंग इट विशेज और एक्सेप्ट टू रिसीव अंडर। तो इसके अंदर कौन से मतलब सेक्शन पूछ रहा है पर्टिकुलरली, तो इसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 141, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछता है 232 के अंदर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन, की जब एग्जामिनेशन इन चीफ करते हैं या री एग्जामिनेशन करते हैं उस वक्त के बारे में पूछ रहा है। लीडिंग क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड, कि उसके अंदर हम लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। लीडिंग क्वेश्चन ऑन सर्टेन मैटर्स कैन बी आस्क्ड, लीडिंग क्वेश्चन ऑन सर्टेन मैटर कैन बी आस्क्ड ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है कि लीडिंग क्वेश्चन कुछ सर्टेन मैटर्स के ऊपर पूछ सकते हो लेकिन वहां पे आपको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। उसके बाद पूछता है 233 के अंदर अंडर सेक्शन 145 ऑफ एविडेंस एक्ट अ विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिन एज टू द प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, की जो सेक्शन 145 के हिसाब से एक जो विटनेस होता है उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है प्रीवियस स्टेटमेंट के हिसाब से राइटिंग के अंदर विदाउट प्रूविंग द सेम एंड विदाउट शोइंग द सेम टू द विटनेस, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है कि वो बिना उसको दिखाए और बिना उसको शो किए सेम विटनेस को हम कर सकते हैं ऐसा। फिर अंडर सेक्शन 145 ऑफ एविडेंस एक्ट 145 के बारे में पूछ रहा है अ विटनेस मे बी कॉन्ट्राडिक्टेड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, एक विटनेस को हम कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं जो उसने पहले की स्टेटमेंट दी है विदाउट प्रूविंग द सेम एंड विदाउट शोइंग द सेम टू द विटनेस, बिना उसको प्रूव किए और बिना उसको दिखाए वो स्टेटमेंट, या फिर विदाउट प्रूविंग द सेम बट ओनली आफ्टर शोइंग द सेम टू द विटनेस, तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछता है ऑब्जेक्शन एज टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट इन एविडेंस, की जो ऑब्जेक्शंस होते हैं एडमिसिबिलिटी के रिगार्डिंग किसी डॉक्यूमेंट को एडमिसिबल करने के लिए, उसके लिए पूछ रहा है कैन बी मेड एट एनी स्टेट ड्यूरिंग द ट्रायल, कैन बी मेड एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी व्हेन द डॉक्यूमेंट इज टेंडर्ड इन एविडेंस, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा कि तभी आप उसकी एडमिसिबिलिटी के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो जब वो पहली बार फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के ऊपर वो डॉक्यूमेंट को टेंडर किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछ रहा है 236 के अंदर a party person who calls a witness can be permitted to cross examine the witness so called by him provided, कि वो जो व्यक्ति उसको बुला रहा है वो कब परमिट मतलब उसको कब अलाउड होगा कि वो उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर ले, तो ये बात हमें दी गई है सेक्शन 154 के अंदर, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है आप देख सकते हैं। फिर पूछता है जो सेक्शन 162 है सीआरपीसी का, सेक्शन 162 जो सीआरपीसी का है वो कौन से सेक्शन को कंट्रोल करता है? 157 को, 156 को, या दोनों को ही, या फिर ना ही ए ना ही बी को? तो जो 162 सेक्शन है सीआरपीसी का अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो कौन से सेक्शन को कंट्रोल करता है? सेक्शन 157 ऑफ एविडेंस एक्ट को कंट्रोल करता है। फिर 238 के अंदर पूछ रहा है कोर्ट क्वेश्चंस कैन बी पुट बाय वर्च्यू ऑफ, जो कोर्ट होते हैं उनके द्वारा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसके कौन से सेक्शन के हिसाब से? तो वो सेक्शन 165 के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। फिर पूछता है 239 के अंदर कोर्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 165 ऑफ एविडेंस एक्ट कैन बी पुट टू, अभी किसके सामने पुट किए जा सकते हैं? किसी के सामने भी किए जा सकते हैं, चाहे वो विटनेस हो चाहे वो पार्टी हो, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फिर पूछता है 240 के अंदर टू एन आंसर टू अ कोर्ट क्वेश्चन द एडवर्स पार्टी, अब जो एक कोर्ट क्वेश्चन के आंसर के अंदर जो एडवर्स पार्टी है उसके बारे में पूछ रहा है has right to cross examine as a matter of right, has a right to cross examine only with the permission of the court, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है कि वो उसके अंदर क्रॉस एग्जामिन तो कर सकती है एडवर्स पार्टी लेकिन वहां पे उसको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट का क्वेश्चन था तो वहां पे कोर्ट अलाउ करेगा कि इसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करना है या नहीं करना। फिर 241 के अंदर पूछता है द राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन एन आंसर टू कोर्ट क्वेश्चन इज अवेलेबल, की जो राइट है क्रॉस एग्जामिन करने का एक आंसर के ऊपर कोर्ट के अंदर जो क्वेश्चन अवेलेबल है उसके बारे में पूछ रहा है।
टू एडवर्स पार्टी ओनली, टू पार्टी कॉलिंग द विटनेस ओनली, टू आइदर ऑफ वन पार्टी इफ द आंसर इज एडवर्स टू द ईदर ऑफ द पार्टी। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है कि वो कोई भी कर सकते हैं, अदर पार्टी जिसके भी वो जो है एडवर्स के अंदर जा रहा है। फिर 242 के अंदर पूछता है अंडर सेक्शन 41, अभी सेक्शन 41 ऑफ एविडेंस एक्ट के ऊपर पहुंच गया। अब ये पूछा अंडर सेक्शन 41 ऑफ एविडेंस एक्ट द प्रिजम्पशन इज विद रिस्पेक्ट टू, अब ये किस रिगार्डिंग प्रिजम्पशन दी गई है सेक्शन 41 के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारी प्रिजम्पशन है वो जजमेंट इन रेम के रिगार्डिंग है, चाहे वो इंटर पार्टीज हो या ना हो। तो ये जो है 242 का बी ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद पूछते हैं द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 41 ऑफ एविडेंस एक्ट इज आप, जो प्रिजम्पशन है 41 सेक्शन की वो कैसी है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, रिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, या इरिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ दोनों है। तो अगर हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो इरिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होती है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट इशूड गाइडलाइंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसिंग। अब ये केस पूछा है कि किसके अंदर जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसमें गाइडलाइन दी थी कि विटनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो केस है इसके अंदर ये हमारा नीलम कटारा केस था, जिसके अंदर हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी थी विटनेस की प्रोटेक्शन के लिए। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। नीलम कटारा केस 2003 का केस है, इसके अंदर ये गाइडलाइंस दी गई थी। फिर 245 के अंदर पूछता है दो द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस कंटेन्ड इन द एविडेंस एक्ट डू नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बिकॉज, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली जो प्रोसीडिंग होती है उसके ऊपर एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल क्यों नहीं होता, क्योंकि वो जो उसकी इंक्वायरी होती है वो समरी नेचर की होती है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर 246 पूछता है वेयर देयर आर 3 डिफरेंट डाइंग डिक्लेरेशन हायर कोर्ट इज, जहां पे 3 से ज्यादा अलग अलग डाइंग डिक्लेरेशन है। तो वहां पे पूछ रहा है हायर कोर्ट के बारे में, नोट टू अपहोल्ड द कन्विक्शन अवॉर्डेड बाय द लोअर कोर्ट, कि वहां पे वो अपहोल्ड नहीं करेगा जो कन्विक्शन लोअर कोर्ट के द्वारा दी गई है। तो 246 का ए ठीक है। फिर पूछता है जाहिरा शेख वॉज प्राइम विटनेस इन, जाहिरा शेख कौन से केस के अंदर प्राइम विटनेस थी। तो ये फेमस केस है बेस्ट बेकरी रिट्रायल केस 2006 का, इसके अंदर जो जाहिरा शेख थी वो प्राइम विटनेस थी, जाहिरा शेख। तो इस केस को आप पढ़ सकते हैं, बेस्ट बेकरी रिट्रायल केस 2006 का केस है। उसके बाद पूछता है रिलेशनशिप इज नॉट अ फैक्टर टू इफेक्ट क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस, की जो रिलेशनशिप होता है विटनेस के साथ वो ऐसा फैक्टर नहीं है जो विटनेस की क्रेडिबिलिटी को इफेक्ट करे। ये बात कौन से केस के अंदर बोली गई थी, ये बात बोली गई थी एस सुदर्शन रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 2006 के केस के अंदर। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछता है इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, इनमें से कौन से केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि जो मटेरियल एविडेंस होते हैं एंड नॉट द नंबर ऑफ विटनेसेस हैज टू बी टेकन नॉट टू असर्टेन द ट्रुथ ऑफ द एलिगेशन मेड, कि जो मटेरियल एविडेंस है उसको हमें देखना है, ना कि नंबर ऑफ विटनेसेस को देखना है, ट्रुथ को पता करने के लिए जिसके रिगार्डिंग एलिगेशन लगाई गई है। तो इसके रिगार्डिंग जो केस था एक सैयद इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। इसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, की जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो सोल बेसिस हो सकती है कन्विक्शन का इफ इट इंस्पायर्स फुल कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट, कि अगर वो पूरा का पूरा जो कॉन्फिडेंस है कोर्ट का वो इंस्पायर कर लेती है। द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाई, तो कोर्ट जो है यहाँ पे किस चीज के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, द डिजीज वॉज इन फिट स्टेट ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द स्टेटमेंट, कि जब भी उसने वो स्टेटमेंट करी उस वक्त उस एकदम फिट स्टेट ऑफ माइंड के अंदर था। दैट इट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्यूटरिंग प्रॉम्प्टिंग और प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन, की वो ऐसा नहीं था कि उसको किसी तरीके से ट्यूटर किया गया या फिर उसकी एकदम इमेजिनेशन की चीज थी, या फिर द डिजीज वॉज नॉट फिट स्टेट। तो ये ऑप्शन सी गलत है इसका, तो ए भी ठीक बोला बी भी ठीक बोला, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर पूछता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन क्रिमिनल केस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज, अब जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस किया जाता है क्रिमिनल केस के अंदर उसके बारे में पूछ रहा है विटनेस का, वो क्या है, वो परमिसिबल है, इम्परमिसिबल है, परमिसिबल है विटनेस के ऑप्शन के ऊपर, परमिसिबल है एक्यूज के ऑप्शन के ऊपर, तो ये परमिसिबल है। तो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 251 का ऑप्शन ए ठीक है। फिर 252 के अंदर पूछता है विच कन्फेशन नीड्स अ क्लोजर स्क्रूटनी, की कौन से कन्फेशन की एकदम बारीकी से स्क्रूटनी करनी पड़ती है। तो इसके अंदर कन्फेशन मेड टू ऑफिसर अंडर NDPS एक्ट, तो इस एक्ट के अंदर जब
कन्फेशन किया जाता है तो वहाँ पे उसकी क्लोजर स्क्रूटनी करनी पड़ती है। इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछता है फॉर टेकिंग डाइंग डिक्लेरेशन फ्रॉम अ डिजीज द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, इसकी डाइंग डिक्लेरेशन लेते हुए जो मजिस्ट्रेट है उसकी प्रेजेंस क्या होती है, वो मैंडेटरी नहीं होती, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर 254 के अंदर पूछ रहा था एविडेंस अनअर्थड बाय स्निफर डॉग फॉल्स अंडर, की जो किसी स्निफर डॉग जो सूंघने वाले कुत्ते होते हैं उनके द्वारा अगर कोई जो एविडेंस है वो अनअर्थ किया जाए, मतलब कि अर्थ में से निकाला जाए, तो वो कौन से एविडेंस के अंदर आते हैं, तो वो होते हैं साइंटिफिक एविडेंस। तो इसको हम ऑप्शन डी ठीक है, इसका साइंटिफिक एविडेंस होते हैं वो। फिर आता है 255 के अंदर पूछ रहा है इट इज अ वेल सेटल्ड लॉ दैट द रूल ऑफ प्रूडेंस रिक्वायर्स दैट द एविडेंस ऑफ एन अकम्प्लाई शुड बी ऑर्डिनरली बी कॉरोबोरेटेड बाय सम अदर एविडेंस। तो ये कौन से केस के अंदर बात बोली गई थी कि जो अकम्प्लाइज के जो एविडेंस होते हैं उसको ऑर्डिनरी तौर पर कॉरोबोरेट किया जाता है किसी और एविडेंस के द्वारा। तो यहाँ पे जो केस था वो फ्रांसिस स्टैनले वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर AIR 2007 का केस था, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछता है द पोजीशन और ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ द डिफेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट 30-year-old कैन। अब यहाँ पे 30 साल पुराने वो डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे उस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, आप इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। फिर पूछता है 257 के अंदर एन अक्यूज कैन बी कन्विक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ओनली इफ इट इज मेड बिफोर, कि वो कब किसके सामने किया गया हो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, तभी जो है उसके बेसिस पे उसको कन्विक्शन दी जाएगी। तो वो किसी क्रेडिबल पर्सन के सामने दिया गया हो, वो किसी भी क्रेडिबल पर्सन के सामने दिया गया हो तो फिर वो उस बेसिस पे उसको कन्विक्शन दी जा सकती है। फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनीबस इज, अब ये क्या है, ये नॉट अ रूल ऑफ एविडेंस इन अ क्रिमिनल ट्रायल है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर पूछता है फोटोस्टेट कॉपी ऑफ फैमिली सेटलमेंट इज, अब मान लीजिए आपने कोई फैमिली सेटलमेंट की फोटोस्टेट कॉपी कर रखी है, तो वो अलाउड है कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना किस तरीके से, प्राइमरी एविडेंस के तौर पर, सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर, या ओरिजिनल एविडेंस के तौर पर। तो इस तरीके की जो फोटोकॉपी होगी वो सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर पूछ रहे हैं अ जजमेंट इन एन इलेक्शन पिटीशन इज नॉट वन ऑफ जजमेंट स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय, कोई जजमेंट जो होता है इलेक्शन पिटीशन के अंदर वो एक वो वाला जजमेंट नहीं होता जो स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज किया गया है, कौन से सेक्शन के हिसाब से, सेक्शन 41 के हिसाब से, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर आगे पूछता है विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वाज अमेंडेड बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, इनमें से कौन सा सेक्शन जो अमेंड किया गया था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के दौरान, तो यहाँ पे सेक्शन 154 को जो है अमेंड किया गया था, इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछता है विच एसेंशियल चेंज वाज मेड इन सेक्शन 150, अब क्या वो चेंज किया गया था उसके बारे में पूछता है। तो यहाँ पे जो चेंज था वो क्या था कि जो पार्टी है, party is entitled to rely on any party of evidence of the witness to whom he has called to put any question to him which might be put in cross examination by the adverse party, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछता है 263 के अंदर a confession to be inadmissible under section 25 of evidence act, की कन्फेशन जो है उसको inadmissible होने के लिए सेक्शन 25 के हिसाब से एविडेंस एक्ट के must relate to same crime for which the offender is charged, may be relate to the same crime for which the offender is charged, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है कि वो मे रिलेट टू द सेम क्राइम फॉर विच द ऑफेंडर इज चार्ज। फिर 264 के अंदर पूछता है द प्रोविजन हॉस्टाइल विटनेस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस, कौन से सेक्शन के अंदर हमें हॉस्टाइल विटनेस के बारे में बताया गया, तो हॉस्टाइल विटनेस के बारे में हमें सेक्शन 154 के अंदर बताया गया, तो इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। फिर पूछता है 265 के अंदर in which of the following cases Supreme Court held that test identification period is only an aid to investigation, the practice is not born out of prudence, ये prudence के तौर पर नहीं आई प्रैक्टिस, ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन को एड करने के लिए। तो ये कौन से केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था, तो ये सिद्धार्थ वशिष्ठ एलाइस मनु शर्मा वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली के केस के अंदर बोला गया, इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर 266 के अंदर बोलता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज कंसीडर वीकर एविडेंस एज कंपेयर टू डायरेक्ट एविडेंस बिकॉज इट हैज टू एरर्स ऑफ फॉलेबिलिटी, क्योंकि इसके अंदर दो तरीके की गलती होती है। पहली ऑफ द फैक्ट फ्रॉम विच इन्फ्रेंस इज ड्रॉन, कि जिसमें जिस भी चीज से आप इन्फ्रेंस निकाल रहे हो, कंक्लूजन निकाल रहे हो जिसको प्रूव किया गया है, और दूसरी ऑफ द इन्फ्रेंस टू बी ड्रॉन फ्रॉम अ फैक्ट प्रूव किया, जो इन्फ्रेंस निकाल रहे हो जो फैक्ट प्रूव है उसमें से निकाल रहे हो, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए ही ठीक है।
तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 266 तक कर लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके 350 तक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम जो आईपीसी है उसको कवर करेंगे, और सीआरपीसी को देखने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं।